हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। मतलब गर्मियों की छुट्टी में कोई सलीमा नाम की बच्ची थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागौन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए और पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंक्वाधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों का उसका ध्यान गया। वे रोडेड्रान के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो वो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बॉक्स में क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पतियां देखीं? तो पहाड़ी वनस्पतियां और पर्वतीय वनस्पतियों में मतलब वही देखा उन्होंने कि कैसे शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार क्यों होता है? क्योंकि बर्फ अगर उनके ऊपर जाए तो आसानी से गिर जाए। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पतियों की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। वनस्पतियों की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 वन, नंबर 2 घास स्थल, नंबर 3 कांटेदार झाड़ियाँ। कहने का मतलब है कि वनस्पति जो होती है वो डिपेंडिंग करती है वहाँ की जलवायु, मिट्टी और कैसा मतलब आगे का वातावरण है उसका, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऑफ कोर्स डिपेंड होता है। अब पहाड़ों पे आम का पेड़ तो नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो क्योंकि कारण है कि वहाँ के जलवायु उसके अनुकूल नहीं है, इस वजह से। और ज़मीनों पे सेब के बागान नहीं होते हैं क्योंकि उसकी जलवायु उसके अनुकूल नहीं होती है। बॉक्स में और कुछ करके सीखें। सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई हैं। वृक्ष की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्य आदि की रूप में उस क्षेत्र के में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। जो यहाँ पे बताया गया था 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत है, तो उसके बारे में वन कैसे होना चाहिए? जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वनस्पति होते हैं। नंबर 2 घास स्थल, जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। शुष्क मतलब जहाँ पे कम वर्षा होती है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया में, राजस्थान जैसे इलाके। सलीमा हिमालय की यात्रा पर अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। अपने पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। उसके पिता उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई गई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया।
उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बॉक्स में देखते हैं, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि सीधी बात है, क्योंकि वो आपके भूमध्य रेखा के आसपास है। इसी वजह से वहाँ पे काफ़ी वर्षा होती है और सूरज की रोशनी भी पड़ती है और वनों के अनुकूल है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने एवं भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटाई वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, अबुनुस और महोगनी आदि पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये नीले बॉक्स में, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित कर रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम, शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों का नाम बताइए। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बाज, चील एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ बाज, एस, बीच आदि, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। भूमध्य वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिम में एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है।
इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया, यहाँ वन्य जीव कम हैं। अपने आसपास नर्म तथा दृढ़ काष्ठ की बनी वस्तुओं को ध्यान दें। आम अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम पता करें। इस तरीके से पता चलेगा क्या होता है। रूसी भाषा में टैंगा का अर्थ होता है शुद्ध और अनछुआ, जहाँ पे कोई पहुँचा ना हो। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधार वन पाए जाते हैं। इसे टैंगा भी कहते हैं, वही टैंगा जो रूसी से लिया गया है, जिसे शुद्ध और अनछुआ कहते हैं अभी तक। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन वृक्षों को सलीमा ने हिमालय की प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नर्म काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य और अखबारी कागज बनाने में काम आते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिग, ध्रुवी, भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं यहाँ पर। ये शंकुधार पेड़ है। ये घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास, ये वन भूमध्य रेखा के लिए किसी भी तरफ उग जाते हैं, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना का घास इसी प्रकार का है। बहुत इंपॉर्टेंट, अफ्रीका में सवाना घास। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवरों पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान में कि कुछ जानवरों के नाम बताइए जहां आप पहले जा चुके हैं। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार डेजर्ट है, और अगर हिम का देखा जाए तो लद्दाख है, और यहाँ पे पाया जाता है ऊँट, ये सब चीज़ें। विभिन्न प्रदेशों के घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे क्वेश्चन आता है। पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राज़ील कंपोस, वेनेजुला लानोस। शीतोष्णकटिबंधीय घास अर्जेंटीना पैम्पास, उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डॉन। सीधे क्वेश्चन आते हैं। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान, ये हो चुका था। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। ध्रुवीय प्रदेशों में यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवर के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस और कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घनों वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्ष को
काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन्य पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इस प्रकार पेड़ों को काटते रहें तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? जी हाँ, सभी लोग सहमत ही होंगे। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में ही कमी पर चर्चा करें। इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हुआ और ये क्वेश्चंस हैं इसमें जो देखिएगा, और इसके 60% आंसर अगर कवर करते हैं तो डेफिनेटली आप चैप्टर सही से पढ़े हैं। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एक सामान्य जानवर के लिए क्या है? तो इस तरीके से स्टेपिस कहाँ मिलती है अभी बताया था वो सब, दक्षिण में अफ्रीका में। तो चैप्टर ख़त्म हो गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।